नमस्कार। मिथिला के स्वयंवर में श्री राम की विजय के बाद कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। ये सिर्फ एक शादी की तैयारी नहीं है, बल्कि दो महान राजवंशों के मिलन की एक शानदार गाथा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे शिव धनुष का टूटना सिर्फ एक शर्त का पूरा होना नहीं था। कैसे ये अयोध्या और मिथिला के बीच एक ऐतिहासिक गठबंधन की नींव बन गया। चलिए आज इसी बात को समझते हैं। अब जरा सीन को मिथिला से अयोध्या ले चलते हैं, जहां महाराज जनक का दूत एक ऐसी खबर लेकर पहुंचा है जो पूरे राज्य का भविष्य बदलने वाली है। दूत एक एक करके राम और लक्ष्मण की वीरता के किस्से सुना रहा है। पहले ताड़का वध, फिर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, और फिर वो सबसे बड़ी खबर देता है कि राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है और स्वयंवर जीत लिया है। अब सोचिए, जैसे ही ये खबर रानियों तक पहुंचती है, महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। महारानी कैकई की आंखों में तो एक नई बहू और एक नए भविष्य की चमक आ जाती है। वो खुशी से चिल्ला उठती हैं, हम सास बनेंगी। और ये खुशी सिर्फ एक रानी तक सीमित नहीं रहती, ये तो फैलती जाती है। महारानी सुमित्रा भी इस जश्न में शामिल हो जाती हैं। उनके मन में भी घर में नई बहू के स्वागत की तस्वीरें बनने लगती हैं। वो सोचती हैं, हमारी बहू आएगी। और महारानी कौशल्या, उनकी खुशी तो भविष्य के सपनों तक पहुंच गई है। वो सिर्फ एक सास नहीं, बल्कि दादी बनने के सपने देखने लगी हैं। इससे पता चलता है कि ये खबर उनके लिए कितने गहरे मायने रखती थी। खबर मिलते ही जश्न शुरू हुआ और महाराज दशरथ ने फौरन ही औपचारिक रूप से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और बस अयोध्या में शुरू हो गईं तैयारियां, एक ऐसी भव्य बारात की जैसी शायद ही किसी ने पहले कभी देखी हो। और देखिए, तैयारी भी क्या कमाल की है। मतलब हर चीज एकदम प्लानिंग के साथ। महाराज दशरथ कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ से शुभ मुहूर्त निकलवाने से लेकर पूरी प्रजा को न्योता भेजने तक हर काम परफेक्शन के साथ हो रहा था। और ये सिर्फ एक शाही जश्न नहीं था, इसमें कर्तव्य की एक गहरी भावना भी थी। महारानी कौशल्या का ये आदेश देखिए, वो ये पक्का कर रही थी कि इस खुशी के मौके पर राज्य में कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ ना रहे। क्या सोच थी। तो अब वो पल आ ही गया। शानदार बारात आखिरकार मिथिला पहुंच चुकी हैं और यहाँ इतिहास के दो महान राजाओं के बीच एक ऐसी मुलाकात होती है जो अविश्वसनीय रूप से विनम्रता से भरी हुई है। जरा इन संवादों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दो महान राजाओं के चरित्र का आईना है। सोचिए, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ खुद को याचक कह रहे हैं और दूसरी तरफ परम ज्ञानी राजा जनक खुद को उनका दास बता रहे हैं। यही विनम्रता उनकी सच्ची महानता का प्रतीक है। मिथिला पहुंचने के बाद राम और लक्ष्मण को अपने पिता महाराज दशरथ से मिलने की इजाजत मिलती है और ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। पिता को देखते ही राम सबसे पहले क्या करते हैं? दंडवत प्रणाम, मतलब जमीन पर पूरा लेटकर प्रणाम करना। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये पिता के लिए सर्वोच्च सम्मान और पूरे समर्पण को दिखाता है। और फिर राम अपनी हर कामयाबी का श्रेय अपने पिता को देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि उन्होंने जो भी हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलकर ही किया है। एक आदर्श बेटे का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? इस पर महाराज दशरथ का जवाब एक पिता के गर्व से भी कहीं ज्यादा गहरा है। वो राम को याद दिलाते हैं कि उनकी असली महानता किसी पर्सनल ग्लोरी में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाने में है। यही तो रघुकुल की सबसे बड़ी सीख है। चलिए अब उस सभा में चलते हैं जहां विवाह को आखिरी रूप दिया जाना है। यहाँ ऋषियों और राजाओं के बीच एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो सभा शुरू होती है और एक एक करके प्रस्ताव रखे जाते हैं। सीता जी का विवाह राम से और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तय हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल योजना के मुताबिक चल रहा होता है। लेकिन तभी महर्षि विश्वामित्र कुछ ऐसा कहते हैं जिससे पूरी बात ही बदल जाती है। वो कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न का यहाँ से अविवाहित लौटना ठीक नहीं होगा। विश्वामित्र का ये प्रस्ताव सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये एक दूरदर्शी सोच थी। वो चाहते थे कि चारों भाइयों का विवाह एक साथ हो जाए ताकि अयोध्या और मिथिला के बीच का ये रिश्ता हमेशा के लिए अटूट हो जाए। और जानते हैं क्या हुआ? सबने खुशी खुशी ये बात मान ली।
तो जो कहानी एक स्वयंवर से शुरू हुई थी, वो अब 4 विवाहों के एक भव्य उत्सव में बदल गई। ये तय हुआ कि चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में एक ही दिन होगा।